हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी तुमको लग रहा होगा कि दीदी आप ये क्या बेवकूफ़ी है आपका, आप माइक भी लगा रखी हैं और आप हेडफोन भी लगा रखी हैं, क्या चेक करेंगे। देखो बेटा, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेरा एक बहुत बैड हैबिट हो गया है कि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं इतना कॉन्शियस हो गई हूँ अपने वीडियो के क्वालिटी को लेकर कि मैं चाहती हूँ एकदम सन्नाटा हो, जो कि मेरे इलाके में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अभी रात के 11 बज रहे हैं और 11 बजे मैं ये शूट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज थोड़ा सा साउंड कम होता है, लेकिन बिल्कुल भी मौन व्रत तो यहाँ पे कोई भी धारण करके नहीं रख सकता। तो मुझे कुछ ज़्यादा ही साउंड सुनाई देता है वीडियो के दौरान जब मैं तुम लोगों को समझा रही होती हूँ। आसपास गाड़ियाँ चल रही हैं, मुझे काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता है, मेरा फोकस लूज हो जाता है। लेकिन ये हेडफोन बहुत टाइटली फिक्स होता है जिसके कारण थोड़ा नॉइस कैंसिलेशन होता है मेरे कानों में, इसलिए मैं ये हेडफोन लगा के रखी हूँ ताकि मुझे कम से कम बाहर का सुनाई दे और मैं एक फ्लो में तुमको सारी बातें समझा सकूं जैसे कि तुम किसी क्लास में बैठे हो। ठीक है, आई होप कि आइडिया वर्क करेगा। थोड़ा बहुत जो इधर उधर गाड़ियाँ आ जाती हैं, मेरा वॉइस को ओवरलैप कर देता है, उसके लिए माफ़ करो, थोड़ा एडजस्ट करो। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेस में मैंने बताया कि अंग्रेज़ों के कुछ ऐसे पॉलिसीज़ थे जिन्होंने इंडियंस के नाक में दम कर रखा था। दीदी, एक पॉलिसी है सब्सिडरी अलायंस, जिसको लेकर आए थे लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में, और इसने तो इंडियंस का जीना हराम करके रखा था। पॉलिसी क्या था, अगर नहीं पता यानी कि तुम प्रीवियस वीडियो नहीं देख कर आए हो, प्लीज़ सीरीज में देखते हुए चलो। सेकेंड मैंने बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अंग्रेज़ों के लाए गए इस पॉलिसी ने और भी दिमाग खराब करके रखा था। ये 1847 में अंग्रेज लेकर आए थे एंड कौन इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड डलहौजी। दीदी, इकोनॉमिक कॉज में आपने समझाया कि अंग्रेज़ों के लाए हुए कुछ ऐसे रेवेन्यू सिस्टम जिन्होंने इंडिया को भिखारी बनाकर रख दिया था। मैंने बताया इकोनॉमिक शब्द हमेशा पैसे से रिलेटेड होता है, तो अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ लाए, ऐसे ऐसे रेवेन्यू सिस्टम लाए जिन्होंने हमें भिखारी से भी बेहद बनाकर रख दिया था। हमारे किसानों की तो हालत दीदी क्या ही थी, पूछिए ही मत। तुमको मैंने ये भी समझाया था कि अंग्रेज किस तरीके से दो तरफा प्रॉफिट कमाते थे। एक तो सस्ते में रॉ मटेरियल खरीदा तब प्रॉफिट कमाते थे और महंगे में बेचा तब कमाते थे। दो तरीके से प्रॉफिट कमाते थे। फिर आपने दीदी बताया था कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने हमारी रिलीजियस चेंजेस जो लेकर आए, रिलीजियस रिफॉर्म्स जो लेकर आए, जैसे सती प्रथा बैन करवा दिया था। ऑफकोर्स उसमें इंडियन का भी हाथ था, लेकिन अंग्रेज़ों ने बैन करवाया सती प्रथा को। विडो रीमैरिज लीगलाइज हुआ। दीदी, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। हम आज पढ़े लिखे हैं, हम इस बात को समझते हैं कि सती प्रथा बैन होना कितना अच्छा था, विधवाओं का दोबारा शादी होना कितना अच्छा कदम था। लेकिन कुछ ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव, थोड़ा बंद दिमाग के इंडियंस जो अपने धर्म को कुछ ज़्यादा ही मानते थे, उन्होंने इस चीज़ का विद्रोह किया, इस चीज़ के अगेंस्ट खड़े हुए कि अंग्रेज़ों ने कैसे हमारे रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस दिखाया। बेटा, आज जो इम्पोर्टेंट कॉज डिस्कस करना है वो है मिलिटरी कॉज। इस पे आते हैं, अभी थोड़ा यहाँ पे फोकस करो। मिलिटरी कॉज। दीदी, मिलिटरी कॉज यानी कि हमारे इंडियन सैनिक्स के साथ ऐसा क्या क्या किया अंग्रेज़ों ने। हमारे इंडियन सैनिक के साथ अंग्रेज़ों ने ऐसा क्या क्या किया जिसके कारण इंडियन सैनिक्स ने कहा भाई बस हो गया बहुत, अब हम नहीं सहने वाले। दीदी, क्या किया था? देखो बेटा, तुम जानते हो कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर इंडियन सोल्जर्स होते थे, हाँ या ना? और तुम ये भी जानते हो कि दीदी कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स या ब्रिटिश ऑफिसर्स भी होते थे। अंग्रेज़ों ने हमेशा ही ब्रिटिश ऑफिसर्स को और इंडियन सोल्जर्स के बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन किया है, भेदभाव किया है। भले ही एक इंडियन सोल्जर और ब्रिटिश ऑफिसर सेम पोस्ट, सेम लेवल पे होता था, फिर भी एक इंडियन सोल्जर को कम सैलरी मिलता था ब्रिटिश ऑफिसर के कंपैरिजन में। दीदी, मतलब मान लो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तुम भी मैनेजर हो, अगला वाला भी मैनेजर है। एक नॉर्मल एग्जाम्पल बोल रही हूँ। तुम भी मैनेजर हो, अगला वाला भी मैनेजर ही है, सेम पोस्ट पे हो, फिर भी तुम्हें 30,000 पर मंथ मिल रहा है और उसको 50,000 पर मंथ मिल रहा है।
इस तरीके का भेदभाव। भले ही हमारे इंडियन सोल्जर्स और यूरोपियन सोल्जर्स सेम पोस्ट पे होते थे, सेम लेवल पे होते थे, दोनों के सैलरीज में बहुत अंतर होता था। पहला डिस्क्रिमिनेशन ये। दूसरी बात यह है कि हमारे इंडियन सोल्जर्स, जिसमें मुस्लिम लोग भी थे, हिंदू लोग भी थे, सिख कम्युनिटी भी था, अंग्रेज़ों ने कहा कि भैया तुम मुस्लिम हो, यू आर मुस्लिम, दाढ़ी मत रखो, दाढ़ी बियर्ड मत रखो। अंग्रेज़ों ने कहा कि भैया तुम हिंदू हो, तिलक मत लगाओ, और भैया तुम सिख हो, पगड़ी मत पहनो। पगड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं टर्बन, पगड़ी मत पहनो। अब दीदी हम सब समझते हैं कि पगड़ी सिख के लिए कितना मायने रखता है, एक बियर्ड मुसलमानों के लिए कितना मायने होता है, हिंदुओं के लिए उनका तिलक बहुत, खास करके ब्राह्मणों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि भैया तुम हिंदू हो, तिलक मत लगाओ, सिख हो, पगड़ी मत पहनो, और मुसलमान हो तो बियर्ड मत रखो, दाढ़ी मत रखो। दीदी ये क्या था? ये कैसी तुच्छ बात है, बट बेटा क्या कर सकते हैं। सो दीदी हमारे मिलिट्री, हमारे सोल्जर्स के साथ भी काफ़ी भेदभाव हुए। एक इंडियन सोल्जर, एक यूरोपियन सोल्जर सेम पोस्ट पे होता था, फिर भी सैलरी में बहुत अंतर होता था। दूसरी बात दीदी, अगर हम हिंदू थे तो हमें तिलक नहीं लगाने दिया जाता, अगर हम मुस्लिम थे तो हमें दाढ़ी नहीं रखे दिया जाता, अगर हम सिख थे तो हमें पगड़ी पहनने से मना किया जाता। ये हमारे धर्म को, ये हमको बहुत ठेस पहुंचा रहा था, हमारे इंडियन सोल्जर्स को बहुत ठेस पहुंच रहा था इससे। लेकिन बेटा तुम्हारे बुक में ये सारी बातें नहीं लिखी हैं, ये सारी बातें नहीं लिखी हैं। तुम्हारे बुक में डायरेक्ट इस बात पे कूदा गया है, बट मैंने तुमको फील दिया है चैप्टर का कि देखो बेटा, कोई भी रिवोल्ट होता है तो वो एक दिन के हुए अत्याचार के कारण नहीं हो सकता। एक दिन मुझे कोई आके थप्पड़ मारे और मैं उसके ऊपर इतना बड़ा जंग छेड़ दूं, ऐसा नहीं होता। लेकिन लगातार सालों साल वो मुझे कुचला जाए, एक पॉइंट के बाद मैंने आवाज़ उठाना ही है। बिल्कुल यहाँ पर यही हुआ। और ये भी तो मैंने काफ़ी कम कॉजेज़ लिखे हैं, ऐसे न जाने कितने कॉजेज़ होंगे जिसने इंडियंस को गुस्से से भर दिया था और इतना बड़ा रिवोल्ट एज अ रिजल्ट देखने को मिला। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मिलिट्री कॉज के अंदर एक बहुत बड़ा कॉज, जिसको हम कहते हैं इनफील्ड राइफल इशू। यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आता है कि ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या इमीडिएट कॉज था जिसके कारण चिंगारी यूं लगी और रिवोल्ट ऑफ 1857 फैलने लग गया। वो इनिशियल स्पार्क, सबसे पहला चिंगारी क्या था जिसने इतने बड़े रिवोल्ट का आग जलाया। तो चलो डिस्कस करते हैं बहुत ही बारीकी से। आज मैं तुमको महान मंगल पांडे की कहानी बताने वाली हूँ। प्लीज़ फोकस से और बहुत रिस्पेक्ट के साथ सुनो, दिल में एक फीलिंग लेकर आओ अपने देश के प्रति, यही मैं चाहती हूँ। ओके अच्छा बेटा, क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज दैट लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। ऐसा क्या हुआ जिससे इंडियंस भड़क गए भाई। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि भैया एनफील्ड राइफल का किस्सा क्या था, क्या प्रॉब्लम हो गया। प्लीज ऐसा इसको एज अ मन धड़न कहानी में समझो, ये हुआ था, इसको फील करो। एनफील्ड राइफल इशू, तो दीदी आप समझाइए। देखो बेटा ध्यान से प्लीज मेरी बात को सुनो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीदी सुनाइए। देखो बेटा 1857 में अंग्रेजों ने एक नया राइफल इंट्रोड्यूस किया। उस राइफल का नाम है एनफील्ड राइफल पैटर्न 1853। राइफल का नाम है ये। नहीं याद रखेंगे चलेगा क्या दीदी? बिल्कुल चलेगा, बट याद रखने का शौक है, अपने इंडिया के हिस्ट्री के बारे में जानने का शौक है तो हर एक बारीकी जानो। दीदी 1857 में अंग्रेज़ों ने एक नया राइफल इंट्रोड्यूस किया जिसको आप बोल रही हैं एनफील्ड राइफल पैटर्न 1853।
अच्छा दीदी, क्या था इस राइफल में? देखो बेटा, मैंने ड्रॉ करने की कोशिश करी है एक राइफल, बट मैं ड्राइंग में माहिर तो हूँ नहीं। ऑफ कोर्स ये तुमको फ्री फायर खेलते हो तो शॉर्ट गन नज़र आ रहा होगा, बट बिल्कुल एक राइफल की तरह इमेजिन करो। दीदी इमेजिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो पॉज करो, जाके सर्च करो एक राइफल कैसा दिखता है, फिर इमेजिनेशन लेकर आके वीडियो को कंटिन्यू करो। तो हुआ क्या बेटा, इस राइफल में बुलेट को लोड करने का एक नया टेक्निक था। पहले क्या होता था, पहले इसमें बारूद डाला जाता था। बारूद हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं गन पाउडर, है ना, गन पाउडर। सो इसमें बारूद डाला जाएगा, फिर इसमें गोली डाला जाएगा और फिर इसको लकड़ी से मार के एडजस्ट किया जाएगा। मतलब ये बंदूक का नली है, वैसे इस नली को क्या कहते हैं, बंदूक के इस हिस्से को बेटा क्या कहते हैं, इस हिस्से को बैरल कहते हैं ना, इस हिस्से को बैरल कहते हैं। तो बंदूक के बैरल में गन पाउडर डाला जाएगा, गोली डाला जाएगा, फिर इसको एक लकड़ी की मदद से इसको एडजस्ट करके फिर शॉट किया जाएगा। प्रॉब्लम ये था कि बारूद को अलग से कैरी करना, गोली को अलग से कैरी करना, गन पाउडर अलग से कैरी करना, बुलेट को अलग से कैरी करना एक प्रॉब्लमैटिक चीज था। ऑफ कोर्स दीदी अलग अलग पाउचेस में आप लेके चल रही हैं, बहुत प्रॉब्लम है। अंग्रेजों ने सोचा इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक पेपर लिया जाए, इस पेपर में, ध्यान से सुनो, इस पेपर में बुलेट डाला जाए, गोली, और इसमें बारूद भर दिया जाए। सो बुलेट और गन पाउडर भर दिया जाए और इसको भरने के बाद इसके ऊपर एक पेपर ऑफ कोर्स लगा देने के बाद इसको एक बिल्कुल टॉफी की तरह इसको बांध दिया जाए, सो दैट एक सोल्जर इस एंड को फाड़ेगा, इसको उलट के ऐसे पूरा बारूद डाल देगा नली के अंदर, बंदूक का गोली भी चला जाएगा, उसके बाद थोड़ा एडजस्ट करके फिर मार लेगा। बात को समझो, पहले क्या होता था, राइफल था, उस राइफल में पहले तुम बारूद डालो, गन पाउडर डालो, फिर गोली डालो, फिर एडजस्ट करो। तो अलग अलग गन पाउडर कैरी करना, अलग से बुलेट कैरी करना प्रॉब्लमैटिक था। और गन पाउडर का मात्रा कम ज़्यादा होगा यह भी प्रॉब्लमैटिक है। अरे बारूद ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, कम रह जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, सही मात्रा में होना चाहिए। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि क्यों ना एक नया राइफल इंट्रोड्यूस किया जाए जहाँ पर हम लोग जो बुलेट है और जो बारूद है इसको एक पेपर के अंदर रैप कर दें और उस पेपर के सिरे को जैसे टॉफी फाड़ते हो उसी तरीके से इसको फाड़ कर इसको लोड करके हम लोग उसको एडजस्ट करके फिर शॉट करें। इससे कम ज़्यादा होने का चक्कर नहीं है और बारूद अलग से, गोली अलग से कैरी भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा दिन टिकाना था। अरे भाई पेपर का रैपिंग है, ख़राब हो सकता है जल्दी, तो इसको ज़्यादा दिन टिकाने के लिए इसके ऊपर, इस पेपर के ऊपर ग्रीस का यूज़ किया गया। ग्रीस, चर्बी, चर्बी का जो तेल होता है ना वैसा कुछ चिपचिपा सा। तो यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पर फैट यानी चर्बी का यूज़ किया गया। किसका चर्बी दीदी? इंसानों का नहीं, काऊ का चर्बी और पिग का चर्बी। गाय का और सुअर का चर्बी का जो फैट होगा एकदम ग्रीसी वाला लेयर, उससे इसको कवरिंग कर देंगे तो ये ज़्यादा दिन टिकेगा। बेटा इसी चीज़ को तुम बोलते हो कार्ट्रिज। अच्छा दीदी, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि एक नया टाइप का कार्ट्रिज लाया जाए जिसके ऊपर उसको ज़्यादा दिन टिकाने के लिए ग्रीस का एक लेयर लगा दिया जाए। और ये ग्रीस क्या होगा? बेसिकली चर्बी है गाय का और सूअर का। तो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था बेटा, अंग्रेज़ों ने जो इंडियन सोल्जर्स को भर्ती कर रखा था उन सोल्जर्स में
कुछ तो हिंदू थे, कुछ तो मुसलमान थे। अब बेटा अगर तुम मुस्लिम हो तो तुमको मैं बता दूं, हिंदुओं के लिए गाय इज होली। होली मतलब पवित्र, हम माता कहते हैं उसको। गाय हमारी माता है। वी रेस्पेक्ट काउ अ लॉट। वहीं पर मुस्लिम्स के लिए बेटा पिग जो होता है ना, सुअर, बहुत ही ज्यादा डर्टी, अनहोली, अपवित्र चीज माना जाता है। यानी दीदी गाय हमारी माता है और पिग को एकदम नीच से भी बदतर समझा गया है मुसलमानों के लिए, उनके धर्म के हिसाब से। तो जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे, जिनमें हिंदू भी था और मुसलमान भी था, दोनों को लगा कि ये तो हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो गया। अंग्रेजों ने जानबूझकर ऐसे ग्रीस का इस्तेमाल किया है जहां पर हमारी गाय माता का चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। मुसलमानों ने कहा कि अंग्रेजों ने जानबूझकर ऐसे चर्बी का इस्तेमाल किया है जहां पे सुअर जैसे नीच प्राणी का चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि इस कार्ट्रिज को दांत से फाड़ना था, तो गाय माता के चर्बी को जिनकी हम पूजा करते हैं, हम उनको दांत से लगाएं। इंडियन सोल्जर्स को गुस्सा आ गया कि अंग्रेजों ने ये नया कार्ट्रिज क्यों लाया। दिस वॉज बेटा द इनफील्ड राइफल इशू। और यही वो चिंगारी है जिसने इतने बड़े रिवोल्ट ऑफ 1857 की आग को जलाई है। तो दीदी एक नटशेल में बताइए कि कार्ट्रिज जो आया नया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं। सुनो, 1857 में अंग्रेजों ने एक नया राइफल इंट्रोड्यूस किया, नोन एज इनफील्ड राइफल पैटर्न 1853। इस राइफल में क्या होता था, जो कार्ट्रिज था इसके ऊपर ग्रीस का एक लेयर लगाया गया। ये ग्रीस क्या था दीदी? बेसिकली फैट था, चर्बी था गाय का और सुअर का। ये दोनों ने इंडियन सोल्जर्स को टारगेट किया। इंडियन सोल्जर्स में जो हिंदू थे उनके हिसाब से गाय उनकी पवित्र माता है, और मुसलमानों के लिए वहीं पर सुअर सबसे ज्यादा फिल्दी, सबसे ज्यादा नीच प्राणी माना गया है। तो हमारे सोल्जर्स को लगने लगा कि ये अंग्रेज हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के कारण वो चिंगारी लगी। बेटा समझ में आया? तुम्हारे बुक में सिर्फ ये बताया गया है, सिर्फ इसको मत समझो एक कॉज, और भी कई थे जो मैंने डिस्कस कर दिया, लेकिन ये सच में रोंगटा खड़ा कर देता है कि दीदी क्या हश्र हुआ होगा, कैसे अंग्रेज इतने ज्यादा नीचे गिर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर बेटा। अब मैं तुमको समझाने वाली हूं मंगल पांडे के बारे में। हालांकि इनके बारे में अगले वीडियो में छोटा सा ब्रीफली बताऊंगी, लेकिन इस वाले वीडियो में थोड़ा डिटेल में इन महान इंसान के बारे में जरूर सुनो, ठीक है। अब बेटा मंगल पांडे समझने से पहले एक बात समझो। पहले क्या होता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तुम ये जानते हो? दीदी जानते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, ये कंपनी पहले जो अपना ब्रिटिश आर्मी रखती थी, इस आर्मी में अंग्रेजों को रखती थी। यानी दीदी इस आर्मी में अंग्रेज सोल्जर्स थे, यूरोपियन सोल्जर्स थे। तो दीदी ये यूरोपियन सोल्जर्स कहाँ से आते थे? इनको बाहर के कंट्रीज से शिप्स में बिठाकर लाया जाता था और यहाँ पर सेना में भर्ती किया जाता था। तो कंपनी को लगा कि यार इसमें तो बहुत ज़्यादा घाटा है, लॉस है, इतने सारे सोल्जर्स को मंगाना वहाँ से, ये इसमें बहुत पैसा वेस्ट होता है। तब ब्रिटिश आर्मी ने अपने आर्मी के अंदर इंडियन सोल्जर्स को भर्ती करना शुरू किया, ठीक है बेटा। तो दीदी आप ये बोलना चाहती हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, पहले वो अपने आर्मी के सोल्जर्स को बाहर से ही शिप्स में बिठाकर आकर भर्ती करवाता था। इसमें काफ़ी लॉसेस सहने पड़ रहे थे कंपनी को, इसलिए कंपनी ने सोचा कि क्यों ना इंडियन लोगों को ही एज अ सोल्जर अपॉइंट किया जाए ब्रिटिश आर्मी में। अच्छा दीदी, फिर देखो बेटा, सोल्जर्स के ग्रुप को हम रेजिमेंट बोलेंगे, सोल्जर्स के ग्रुप को हम रेजिमेंट बोलेंगे। तुम लोग ये जानते हो, ऑफ कोर्स मैं टेक्निकल भाषाओं में, टेक्निकल
बातों में नहीं जा रही, सिंपल रखेंगे जितना उतना समझ में आएगा। सोल्जर्स के ग्रुप को रेजिमेंट बोला जाएगा। अच्छा दीदी, फिर बेटा दो शब्द है, एक है कैवेलरी, एक है इन्फेंट्री। एक है बेटा कैवेलरी, एक है इन्फेंट्री। कैवेलरी यानी कि वो सोल्जर्स जो घोड़े पर सवार होते हैं। तुमने देखा है ना मूवीज के अंदर, वो सोल्जर्स जो घोड़े पे सवार होते हैं, घोड़े पे आते बंदूक ताने, उनको बोलते हैं कैवेलरी। यानी ऐसे सोल्जर्स जो घोड़े पर सवार होकर चलते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ कैवेलरी। बट ऐसे सोल्जर्स जो पैदल चलते हैं, तुमने देखा होगा पैदल चलते हैं बंदूक तान कर, मूवीज में तुमने देखा है, उनको इन्फेंट्री बोला जाता है। तो दीदी अगर हॉर्स के साथ हैं यानी हॉर्सेस पे सवार होकर चल रहे हैं तो उनको कैवेलरी कहा जाएगा, कैवेलरी ग्रुप का हिस्सा माना जाएगा। और अगर वो विदाउट हॉर्सेस हैं तो उनको इन्फेंट्री ग्रुप का हिस्सा माना जाएगा बेटा। और रेजिमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, क्यों बता रही है अभी समझ में आएगा। देखो बेटा, मंगल पांडे जो थे ये 34th बंगाल रेजिमेंट, दीदी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो बंगाल में असाइन किए गए थे, अंग्रेजों ने असाइन करके रखा था, दैट इज बंगाल रेजिमेंट। एंड 34th यानी कि फॉर्मेशन के हिसाब से नंबरिंग किया गया, 1 2 3 4 ऐसे करके 34th बंगाल रेजिमेंट। तो 34th बंगाल रेजिमेंट में एक सोल्जर थे मंगल पांडे। बेटा ये एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण। अब मेरे मुस्लिम भाई बहन जिनको ब्राह्मण नहीं पता, ब्राह्मण बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट अपर क्लास माना जाता है, अपर कास्ट माना जाता है हिंदू सोसाइटी के अंदर। ये वो कास्ट होता है जो धर्म को बहुत फॉलो करता है। ठीक है, सो ब्राह्मण थे मंगल पांडे और ये एक सोल्जर थे 34th बंगाल रेजिमेंट के। इन्हें कहीं से एक उड़ता उड़ता अफवाह सुनाई देता है कि जो नया वाला कार्ट्रिज है उसमें गाय का चर्बी का ग्रीस लगाया गया है। ये खबर सुनते ही वो बौखला जाते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, ब्राह्मण बहुत ज़्यादा धर्म को फॉलो करने वाले कास्ट से बिलोंग करते हैं। इनके धर्म पे आँच आ गई कि किस प्रकार गाय माता की चर्बी का ग्रीस लगाया गया है। ये इंफॉर्मेशन मिलता है और वो दौड़े चले जाते हैं उस फैक्ट्री में जहाँ पर ये कार्ट्रिज बन रहा था। साक्षात वहाँ पर गाय माता को लटकते हुए वो देखते हैं और उनको विश्वास हो जाता है कि हाँ ये सच अफवाह है, ये अफवाह नहीं, ये सच्चाई है कि हाँ नए वाले कार्ट्रिज में गाय माता की ग्रीस का इस्तेमाल किया गया है। ये सुनते ही ये बौखला जाते हैं, बिकॉज इनके धर्म पे आँच आ गई थी। और सिर्फ धर्म ही नहीं, इतने सालों से जो अंग्रेजों ने अत्याचार किए हैं वो सारी बातों को भी उन्होंने अपने जहन में रखा, अपने दिमाग में रखा। और वो दिन था 29 मार्च का बेटा, प्लीज याद रखो, डेट पूछा जाता है, 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 में बेटा क्या होता है, मंगल पांडे एकदम जोश में, एकदम ज़्यादा गुस्से से भरे हुए थे। उन्हें ये खबर मिला कि भैया इस तरीके का नया कार्ट्रिज आया है। गुस्से में एकदम भरे हुए हैं मंगल पांडे जी, अपना बंदूक को लोड करके बैठे हुए हैं कि कोई अंग्रेज बच आए कि हम उसे उड़ा दें। तो क्या है दीदी, मंगल पांडे बंदूक लोड करके बैठे हैं। ये खबर पहुंच जाता है एक अंग्रेजी ऑफिसर, अभी सिर्फ नाम लिख रही हूं, उसका नाम है बॉग। एक अंग्रेजी ऑफिसर बॉग तक ये खबर फैल जाता है कि मंगल पांडे 34th बंगाल रेजिमेंट का एक सिपाही नए वाले कार्ट्रिज से बहुत ज़्यादा दुखी होकर, बहुत ज़्यादा गुस्से से भड़क कर बंदूक लोड करके बैठा है और ये ऐलान कर रहा है सब तक कि कोई बस अंग्रेज आए कि मैं उसे अभी के अभी गोली से उड़ाने वाला हूं। बॉग पूरा अपना सैनिक को लेकर, पूरा सोल्जर्स, ब्रिटिश आर्मी को लेकर मंगल पांडे को अप्रोच करने लग जाता है। मंगल पांडे भी अपना पूरा गन, बंदूक और अपने सैनिकों, अपने भाई दोस्तों को लेकर, दोस्त यानी कि यहाँ पे और भी सोल्जर्स को लेकर खड़े हो जाते हैं।
बॉग पे जैसे ही उसको देखते एक गोली मारते बॉग को, और बॉग वहां पे, गोली उसको नहीं लगता, गोली उसके घोड़े को लग जाता है और बॉग वहां से गिर जाता है नीचे। तो दीदी आपने क्या कहा, मंगल पांडे कार्ट्रिज के इशू पे गुस्सा है, गुस्सा होने के कारण बंदूक लोड करके बैठे हैं और ये सब तक अनाउंसमेंट कर दिया कि कोई अंग्रेज आए कि आज हम अंग्रेजों को उड़ा डालेंगे, मार डालेंगे। ये खबर पहुंचता है एक अंग्रेजी ऑफिसर बॉग के पास, पूरा आर्मी लेकर मंगल पांडे को अप्रोच करता है वो, और जैसे ही मंगल पांडे देखता है कि वहां से बॉग आ रहा है, एक गोली मारता है फट से, और वो लग जाता है बॉग के हॉर्स को, और बॉग नीचे गिर जाता है। जैसे ही बॉग नीचे गिरता है, बॉग एक इंडियन सोल्जर को बोलता है कि उस सोल्जर का नाम क्या है, शेख पलटू, शेख पलटू। बॉग एक इंडियन सोल्जर शेख पलटू को बोलता है चल जाके अरेस्ट कर मंगल पांडे को। शेख पलटू जाकर मंगल पांडे को पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन मंगल पांडे भैया 10 आदमी का ताकत रखते थे, बहुत ज्यादा हट्टे कट्ठे नौजवान इंसान थे, एकदम हाथ पकड़ लिया शेख पलटू ने, लेकिन मंगल पांडे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने देर में छुड़ा उड़ा कर तलवारबाजी होने लग जाता है मंगल पांडे और बॉग के बीच में। इसी दौरान तो यहाँ पे क्या हो रहा है दीदी, शेख पलटू से हाथ छुड़ाकर मंगल पांडे और बॉग के बीच में तलवारबाजी हो रहा है, तलवारों से फाइट चल रही है। इसी दौरान जब ये फाइटिंग चल रहा था, एक दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर आ जाते हैं। क्या नाम है दीदी उनका नाम है ह्यूसन। एक दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर आ जाते हैं ह्यूसन जैसे ही आते हैं, वो एक और इंडियन सोल्जर ईश्वरी प्रसाद, उसको बोलते हैं कि जाओ मंगल पांडे को अरेस्ट करो। ईश्वरी प्रसाद बोलते हैं कि मैं अकेला मंगल पांडे को अरेस्ट नहीं कर सकता, वो मुझे भी मार डालेगा। बात समझ पा रहे हो? तो दीदी यस समझ गए। अब क्या होता है, बॉग को जैसे तैसे मार कर उसको गिरा देता है मंगल पांडे, और ह्यूसन के पास आता है और दोनों को मंगल पांडे गोली से उड़ा देता है। ये होते ही एक और ऑफिसर आ जाता है वहां पर, उसका नाम है हियरसे। तो दीदी कंफ्यूजन हो गया, एक बार कंफ्यूजन दूर कीजिए। देखो बेटा सुनो, प्लीज कंफ्यूज मत हो, डरो बिल्कुल भी नहीं। तुमको ऐसा नहीं है कि तुमको समझ में नहीं आएगा। सुनो, ध्यान से सुनो, प्लीज स्किप मत करो, ध्यान से सुनो। दीदी नए वाले कार्ट्रिज का जो किस्सा था, गाय का चर्बी का जो किस्सा था, ये मंगल पांडे को गुस्से से भर देता है, बिकॉज वो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे। उनको बहुत गुस्सा आया क्योंकि उनके धर्म पे आंच आ गई। गुस्से से भरे हुए मंगल पांडे लोगों तक ये ऐलान कर देते हैं कि अगर आज उन्होंने कोई भी इंग्लिश ऑफिसर को देख लिया तो तुरंत अपने गोली से उसको उड़ा डालेंगे। ये खबर पहुंचता है बॉग के पास। खबर पहुंचते ही बॉग अपने पूरे आर्मी ऑफिसर को लेकर मंगल पांडे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, और जैसे ही मंगल पांडे उनको देखते आते हुए उनको एक निशाना गोली चलाते हैं, लेकिन वो गोली उनके हॉर्स को लग जाता है, बॉग को नहीं लग पाता, बॉग गिर जाते हैं। तब तक बॉग गिरते हुए शेख पलटू एक इंडियन सोल्जर को ऐलान करते, उसको आदेश देते हैं कि जा करके मंगल पांडे को अरेस्ट करो। शेख पलटू मंगल पांडे को पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन मंगल पांडे 10 आदमी की ताकत रखते थे, छुड़ा देते हैं अपने आप को और जाकर तलवारों से फाइट करने लग जाते हैं बॉग को। अच्छा, बॉग से जब फाइट चल रहा था और वो नीचे गिर रहा था, बॉग हार रहा था, उसी दौरान एक और ब्रिटिश ऑफिसर आता है, ह्यूसन। अच्छा दीदी, फिर ह्यूसन आते ही ईश्वरी प्रसाद को कहता है कि जाकर मंगल पांडे को अरेस्ट करो। ईश्वरी प्रसाद बोलता है सर हमसे नहीं हो पाएगा, हम मंगल पांडे को अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसी दौरान मंगल पांडे बॉग और ह्यूसन को दोनों को गोली मारकर उड़ा देता है। फिर दीदी, फिर बेटा कुछ किस्सा ये होता है कि हियर से एक और ऑफिसर हैं, वो आ जाते हैं हजारों का अंग्रेजी सोल्जर लेकर। ब्रिटिश ऑफिसर हियर से आ जाते हैं हजारों के तादाद में अंग्रेजी ऑफिसर आकर लेकर। मंगल पांडे वहीं सामने खड़े थे, बॉग को मार गिराया, ह्यूसन को मार गिराया। मंगल पांडे देख रहे होते हैं कि मेरे सामने हजारों की भीड़ में ब्रिटिश ऑफिसर अपना आर्मी लेकर खड़ा है। मंगल पांडे उस मोमेंट में
अपने ऊपर गोली चलाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट कोशिश ही नहीं, सच में गोली चला देते हैं। लेते हैं पिस्तौल, अपना पैर से ही ट्रिगर दबाकर अपने आप को गोली मार देते हैं। क्यों दीदी? क्योंकि मंगल पांडे बेटा जानते थे कि अगर उनको जिंदा अरेस्ट किया गया तो उनके साथ वो हरकत किया जाएगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। मंगल पांडे इसलिए अपने आप को मारने की अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन अंग्रेज उनको जिंदा ही पकड़ना चाहते हैं। मंगल पांडे को तुरंत पकड़कर अंग्रेज हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, दया के कारण नहीं कि अंग्रेजों को दया आ गया था, ना ना, अंग्रेज उनको जिंदा पकड़कर उन्हें टॉर्चर करना चाहते थे। मंगल पांडे को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, बहुत सीवियर चोट लगा था। और फिर 18 अप्रैल 1857 को उनको फांसी होगी। इस चीज का जो है कोर्ट डिसीजन देता है, कोर्ट में फैसला वगैरह किया जाता है और डिसीजन आता है कि 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दो। लेकिन 10 दिन पहले ही मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। और एक बात बोलूं, पब्लिक असैसिनेशन था, यानी पूरे देश की जनता के सामने मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया गया। लेकिन मरते समय ना मुंह से एक उफ भी नहीं निकला, मुंह से एक उफ भी नहीं निकला। इस तरीके के मंगल पांडे हमारे जाबाज सोल्जर थे। उन्होंने ही ये पहली चिंगारी फैलाई है, उन्होंने ही ये पहली आग फैलाई है। बेटा ये किस्सा कहाँ का है, कौन से लोकेशन का है? बेटा ये किस्सा है बैरकपुर का, जो कलकत्ता के थोड़ा करीब ही पड़ता है, बैरकपुर। तो दीदी एक बार मंगल पांडे की दास्तां हमें दोबारा से बताइए, इतने महान इंसान की दास्तां हम दोबारा से सुनना चाहते हैं। सुनो बेटा, 2 मिनट निकालो प्लीज, सुनो। दीदी ये नए वाले कार्ट्रिज ने सभी इंडियंस का दिल तोड़ दिया था। मंगल पांडे जो 34th बंगाल रेजिमेंट के एक सिपाही थे, उन्हें भी बहुत गुस्सा आया और 29 मार्च 1857 में उन्होंने सब तक ये ऐलान कर दिया कि अगर आज उन्होंने कोई ब्रिटिश ऑफिसर देख लिया तो उसे गोली से उड़ा देंगे। ये सुनते ही बॉग नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर अपना आर्मी लेकर मंगल पांडे तक बढ़ने लग गया। मंगल पांडे उसे देखते ही उसे गोली चलाता है, लेकिन बॉग को वो गोली नहीं लगता, बॉग के हॉर्स को लग जाता है और बॉग गिर जाता है। गिरते हुए बॉग ने शेख पलटू नाम के इंडियन सोल्जर को कमांड देता है कि जाकर मंगल पांडे को अरेस्ट करो। शेख पलटू मंगल पांडे का हाथ पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन मंगल पांडे 10 आदमी की ताकत रखते थे। शेख पलटू को से हाथ छुड़ा उड़ा के बॉग से तलवारबाजी करना शुरू कर देते हैं। बॉग को जमीन पर गिराते हुए देखते हैं कि वहां से ह्यूसन, एक और ब्रिटिश ऑफिसर, अपना आर्मी लेकर बढ़ रहा है। ह्यूसन बढ़ते हुए ईश्वरी प्रसाद को कहता है जाकर मंगल पांडे को अरेस्ट करो। ईश्वरी प्रसाद बोलता है कि हम अकेले मंगल पांडे को अरेस्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मंगल पांडे मुझे भी मार गिराएगा। तब ह्यूसन खुद सामने आ जाता है बॉग के साथ मिलकर, किससे लड़ने के लिए? मंगल पांडे से लड़ने के लिए। लेकिन मंगल पांडे दोनों को ही मार गिराता है। इसी दौरान एक और ब्रिटिश ऑफिसर हियर से पहुंच जाते हैं, हजारों की भीड़ लेकर ब्रिटिश सोल्जर्स की। उनको आता हुआ देखकर मंगल पांडे जी ने अपने ऊपर गोली चला देते हैं। क्यों दीदी, क्या जरूरत आन पड़ी? क्योंकि मंगल पांडे जानते थे कि अगर उनको जिंदा पकड़ लिया गया तो उनके साथ ज्यादा अत्याचार किया जाएगा, इसलिए उससे बेहतर था कि वो मर ही जाते। मंगल पांडे ने खुद के ऊपर गोली चलाई और इससे उनको बहुत ज्यादा सीवियर चोट लगा। लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज किया, दया के कारण नहीं, जस्ट बिकॉज वो मंगल पांडे को जिंदा अरेस्ट करके उनको टॉर्चर करना चाहते थे। 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी होगा, इस चीज का कोर्ट डिसीजन देता है। लेकिन फांसी 10 दिन पहले 8 अप्रैल को अंग्रेजों ने जबरदस्ती करा दिया। ये फांसी पब्लिक था दीदी, यानी कि आम जनता इसको देख सकता था। और आम जनता ने देखा कि मंगल पांडे अरेस्ट तो हुए, फांसी पर लटकाए तो गए, जान तो उनकी चली गई, लेकिन मुंह से उफ भी नहीं निकला। समझ में आया बेटा? ये पूरी दास्तान बेटा बैरकपुर की है, बैरकपुर की है, जो कि कलकत्ता के थोड़ा ही पास में पड़ता है। सो बेटा आई होप कि तुमको समझ में आया कि मंगल पांडे जी का कितना
मुख्य कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे रिवोल्ट ऑफ 1857 में। आई होप कि उनका इंपॉर्टेंस तुमको समझ में आया। और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझना है और तुम्हारे पास अगर टाइम है बेटा, तो एक मूवी है आमिर खान का, मंगल पांडे नाम का, उसको तुम देख सकते हो। मैं तो जस्ट देख रही थी और मेरे आँख से आंसू बाहर आ गया। आई होप कि जब तुम हिस्ट्री जानो तुम ऐसी मूवीज़ से और भी ज़्यादा टच फील करो, क्योंकि ये हमारे इंडिया का एक ब्यूटीफुल, दर्दनाक, खौफनाक लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, और इसमें मार्क्स लाना उतना ही आसान है बिकॉज तुम इससे टच्ड, कनेक्टेड फील करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर आगे के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगर तुमको वीडियो पसंद आ रहा है तो कीप शेयरिंग एंड 700 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच चुके हैं, 700 भाई बहनों से मिल चुके हैं हम, आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।